वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टर्स ने इतना अथक प्रयास करके एक इंडिया को एक इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली। क्या ये वैक्सीनेशन लाइफ टाइम के लिए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं? तो आई एम रेडी। कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं बेसिकली उनके लिए कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इस चीज के, और वो आम जनता को कैसे मिल पाएगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनवर्धन कंठ। भारत में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में आप सबके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे होंगे और तरह तरह की जिज्ञासाएं भी होंगी। आप सभी की शंका आशंकाओं के समाधान के लिए इंडिया साइंस एक नया कार्यक्रम लेकर आया है, प्रश्नकाल, जिसमें आप कोरोना टीकाकरण से संबंधित तमाम तरह के सवाल पूछ सकते हैं और जिनके समुचित उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद होंगे। आप सबके प्रश्नों का सीधा जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशुमान कुमार। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नकाल में प्रश्न की शुरुआत एक ऐसी बात से जो सबके मन में तैर रहा है कि ये कोरोना का वैक्सीन यानी कोरोना टीका और कोरोना वायरस दोनों में क्या समानताएं हैं? बहुत अहम सवाल किया, क्योंकि कोरोना वायरस का नाम सुनते सुनते कम से कम वैज्ञानिक सोच का विकास तो हुआ। लोग वायरस के बारे में समझने लगे, कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी है, कोरोना संक्रमण के बारे में भी आज पब्लिक को पूरी जानकारी है। जी। संक्रमण में और वैक्सीन से होने वाले प्रतिरोधक क्षमता में सिर्फ इतना ही अंतर है कि संक्रमण होने के बाद जान जाने की उम्मीद रहती है। जी। वैक्सीन को विज्ञान के तहत इस तरह से विकसित किया जाता है कि जान न जाए लेकिन प्रतिरोधक क्षमता बन जाए। मतलब यूं कहें कि अगर कोरोना एक आतंकवादी है तो कोरोना वैक्सीन एक उसका फोटो आपको दिखा दिया गया कि आप अपनी मेमोरी में इसको तैयार रखिए, ऐसा आदमी दिखे तो ये समझ लीजिएगा आतंकवादी है। तो इसी तरह से बॉडी को चैलेंज दिया जाता है वैक्सीन से कि जब कोरोना आप पे अटैक करे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता उसको मार दे, उसको खत्म कर दे और आपको कोरोना का संक्रमण ना हो। बस इतना ही अंतर है, बाकी सारी समानता है कोरोना वायरस में और कोरोना वैक्सीन में। जी जी। पहला कॉल मुझे मिल रहा है अभी। हाँ, आप अपना प्रश्न पूछें कोमल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया साइंस का इस तरह का एक फोन इन कार्यक्रम शुरू करने के लिए। जी शुक्रिया। क्योंकि हम आम लोगों को कई तरह के सवाल हैं कोविड वैक्सीन को लेकर, और आज का दिन भी सर बहुत अहम है क्योंकि पहली खेप जो है वो भारत आ चुकी है। मैं साफ शब्दों में पूछना चाहूंगी और आसान भाषा में समझना चाहूंगी कि कोरोना के जो ये टीके हैं ये कैसे विकसित किए जाते हैं या कैसे किए जाएंगे आगे? डॉक्टर साहब, बहुत सही सवाल है। सबके मन में ये बात आ रही है कि कोरोना वैक्सीन विकसित कैसे किए जा रहे हैं। जी, टीका विकसित करने की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जी, बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी होती है और कई अलग अलग तरीके से, लेकिन एंड पॉइंट, एंड रिजल्ट एक ही रखा जाता है कि उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया से, संक्रमण से इंसान को कैसे बचाएं। मतलब उसकी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करें। तरीके अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत बायोटेक जो हिंदुस्तान में टीका डेवलप हुआ ICMR के सौजन्य सहयोग से, कोवैक्सीन जी, उसमें एटेन्यूएटेड वायरस, कंप्लीट वायरस सेगमेंट को एटेन्यूएट किया, एटेन्यूएट मतलब निष्क्रिय कर दिया गया। मतलब वायरस वही है, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। अब ये वायरस जब शरीर में जाएगा तो संक्रमण तो करेगा लेकिन इसकी मारक क्षमता नहीं होगी, कोई शरीर के अंग को डैमेज नहीं करेगा और एंटीबॉडी बनाएगा। स्टार्टिंग में जो एंटीबॉडी बनती है उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन M, एंड जो बाद में बनती है उसको कहते हैं IgG और IgM के बैलेंस से हमारी बॉडी तैयार हो जाती है कि अब हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। एक तो ये सीधा IgG और IgM दोनों को भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए सर। जो तुरंत वायरस के संक्रमण से बने तो उसको इंस्टेंट एंटीबॉडी कहते हैं। ये तुरंत वायरस पे अटैक करने के लिए तैयार है। और एक मेमोरी, एक समझ लीजिए याददाश्त के तौर पे शरीर एंटीबॉडी को बना के तैयार करके रख लेती है कि भविष्य में कभी अगर संक्रमण हो तो दूसरी तरह की एंटीबॉडी बनी। यही IgM और IgG में फर्क है कि एक इंस्टेंट है, एक डिलेड है। जी। डिलेड का फायदा ये है, उसी से हम
ये तय करते हैं कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, मतलब कितने लंबे समय तक के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमारे शरीर में मौजूद है। उस पर भी सवाल होंगे सर। अभी जो कोमल ने पूछा है कि वायरस के ये वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया जी वो अब बता रहे थे। ये तो सबसे आसान प्रक्रिया होगी एटीन्यूएट करना। दूसरा जो सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन कोविशील्ड उसकी टेक्निक अलग है। उसने क्या किया, एक चिमेरिक एक टेक्निक होती है जिसमें चिंपैंजी एडिनोवायरस को लेके और इस वायरस को, कोरोना वायरस के कुछ स्पाइक्स प्रोटीन और कुछ एंटीजन को कैरियर में डाल दिया और इसको बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन मारक क्षमता न बनी। इसी तरह से मॉडर्ना, फाइजर 2 अलग कंपनी है जो मैसेंजर आरएनए बेस्ड बना रहा है। मतलब इसने भी एंटीजन, बेसिकली क्या है, पहचान के रूप में वायरस का एंटीजन हमारे बॉडी को पहचान के रूप में काम आता है। उस एंटीजन को कैरी किया। मैसेंजर आरएनए एक टेक्निक है जो मैसेंजर मींस वाहक, संवाद वाहक, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो विज्ञान के विद्यार्थी बिल्कुल समझते हैं, ये जाके हमारे टी लिम्फोसाइट शरीर के अंदर होता है, उसको एक्टिवेट करता रहता है, बार बार एक्टिवेट करता है कि इस तरह का प्रतिरोधक क्षमता तुम बनाते रहो शरीर के अंदर। ये मॉडर्ना और फाइजर की मतलब टेक्निक कुछ भी हो, बेसिक ये है कि उसका पहचान पत्र या उसकी फोटो हमारे शरीर में किसी तरह से पहुंचा दी जाए और शरीर उसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना ले। एंड रिजल्ट हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का स्तर इतना रहना चाहिए कि वायरस जब अटैक करे तो एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ये सार तत्व है पूरे वैक्सीन की फिलॉसफी की। उम्मीद करता हूँ कोमल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्न पूछने के लिए और हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। कोमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कॉलर हमारे ख्याल से लखनऊ से हैं कोई, राहुल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार से। राहुल जी, लगता है संपर्क टूट गया। राहुल जी से संपर्क फिर से स्थापित करेंगे। सर, ये जो बात आई है, लोग वाकई जानना चाहते हैं कि इसकी इफ़ेक्टिविटी कितनी है और क्या अलग अलग तरह की दवाओं या अलग अलग तरह की वैक्सीन की इफ़ेक्टिविटी अलग अलग तरह की होगी। एंड रिजल्ट सभी वैक्सीन का एक ही रखा गया है, प्रतिरोधक क्षमता इतनी मात्रा में रहे कि इस वायरस के संक्रमण से हमें बचा सके। इफेक्टिविटी का सही पैमाना तय होगा जब 1 साल, वैक्सीन लगने के 1 साल बाद हमने एंटीबॉडी टाइटर करके देखा और वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी टाइटर किस वैक्सीन के अगेंस्ट ज्यादा रहा। सर, मुझे लग रहा है राहुल जी जुड़ गए हैं। राहुल जी नमस्कार, मैं राहुल लखनऊ से बात कर रहा हूँ। नमस्कार राहुल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर अंशुमान कुमार से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका नमस्कार मैं करना चाहता हूँ। सर, एक सवाल है हमारा ये कि अलग अलग तरह के टीकों में आखिर क्या क्या भिन्नताएं होती है और हम इन्हें किस प्रकार समझ सकते हैं, ये जानकारी चाहता हूँ सर। बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत सही सवाल किया राहुल जी ने कि भिन्नताएं क्या है और समानताएं क्या हैं। ये तो आपने बात की कि सबका फाइनल लक्ष्य ये होता है कि एंटीबॉडी डेवलप करे। ये भिन्नताओं की बात कर रहे हैं। भिन्नताओं से बिल्कुल ठीक बात है, समानताओं पे हमारी बात होगी। भिन्नताएं ये है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमने टीके का विकास किया। जी, ये टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, अलग अलग वैक्सीन डेवलप करने की कंपनी के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन 2 बातों से कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। पहली बात, इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब क्या ये वैक्सीन जो हम विकास कर रहे हैं ये प्रतिरोधक क्षमता बनाएगी। जब इसमें यस होता है कि हाँ बनाएगी, तब दूसरी बात देखी जाए सुरक्षा, क्या वैक्सीन सेफ है, तब बात आती है इफेक्टिविटी। वैक्सीन सेफ है या नहीं है ये तो आम पब्लिक नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल, ये कंपनी पहले फेज 1 फेज 2 ट्रायल में करके फेज 3 ट्रायल जिसका अभी चर्चा में बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उसमें ह्यूमन वॉलंटियर में ट्रायल किया जाता है सेफ्टी का। सेफ्टी का पैमाना क्या है, माइल्ड रिएक्शन तो वैक्सीन का सबका होता है, सभी वैक्सीन का होता है, जितने वैक्सीन आप जानते हैं, जिसमें फीवर हो जाना। तो इस पे आगे चर्चा करेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। कोरोना का फीवर तो नहीं है, वैक्सीन का फीवर है। माइल्ड दर्द होना जहां वैक्सीन लगता है, सर में दर्द होना, या एक मेलेज, एक तकलीफ है जिसको हम कहते हैं आमतौर पे सर भारी भारी सा लगना, अच्छा नहीं लगना, ये 48 घंटे के लिए इस तरह के लक्षण आते हैं। अच्छा। मेजर कोई तकलीफ ना हो, मेजर तकलीफ से मतलब इनसे कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये सभी वैक्सीन में है। जी। मेजर साइड इफेक्ट, सुरक्षा से मतलब है कि मेजर कोई बीमारी ना हो। सबसे पहली जिस चीज के लिए वैक्सीन बनाया गया कहीं वही बीमारी तो ना डेवलप हो जाए। ये सबसे पहली सुरक्षा का मापदंड यही होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब ब्रेन रिलेटेड स्ट्रोक,
या स्पाइन रिलेटेड कोई समस्या इसको ना हो जाए किसी मरीज को वैक्सीन लगने के बाद, या और कोई साइड इफेक्ट ऐसा जो घातक हो, अगर नहीं हो तो हम मानते हैं वैक्सीन सुरक्षित है। इसका फेज 3 ट्रायल में क्लियरेंस जब मिल जाता है तब हर कंट्री के पास अपनी एक बॉडी होती है, जैसे हमारे पास है DCGI, ICMR, इस तरह की बॉडी होती है जो निर्धारित करती है वैक्सीन सेफ है, और इंडिपेंडेंट एजेंसी इनके डाटा को एनालाइज करती है। साथ में पीयर प्रेशर होता है डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का, एक दूसरे का, जो हम क्रॉस चेक करते रहते हैं कि आपने जो कहा है उस डाटा में कितनी सत्यता है। जी। और इसके थ्रू वैक्सीन को निकलना पड़ता है। जब सुरक्षित होती है तब पब्लिक इस्तेमाल के लिए वैक्सीन को लाया जाता है। और इफेक्टिविटी की बात तब आती है कि 1 साल तक वैक्सीन लगने के बाद प्रतिरोधक क्षमता अगर बनी रही तो हम वैक्सीन को वाकई कारगर मानते हैं। तो मुख्य रूप से तकनीक में आपने बताया कि तकनीक में अंतर होता है और सबका लक्ष्य एक ही होता है। राहुल जी, मेरे ख्याल से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। जी जी जी, जानकारी के लिए शुक्रिया सर। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर सर हमारे पास राजस्थान से हैं, आयुष, जयपुर से हमारे कॉलर हैं। आयुष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आयुष, हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। सर आपका मेरा सवाल, नमस्कार सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से था जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बूस्टर डोज के बारे में आजकल हम काफी सुन रहे हैं, तो ये बूस्टर डोज क्या है और क्या ये जरूरी है? जी आयुष जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सबसे अच्छी बात तो मैं ये कहूँ कि देश में विज्ञान का विकास हो रहा है, वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। जी, बूस्टर सवाल भी बहुत वैज्ञानिक सवाल पूछा है, और हमारा संविधान भी आर्टिकल 51 सेक्शन H कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर रखना। जी, अच्छी बात है ये। बूस्टर डोज जरूरी है। क्यों जरूरी है? पहली डोज जब लगती है तो बॉडी को चैलेंज मिलता है वायरस का, और बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। लेकिन एक चैलेंज को लेने के बाद एक सर्टेन लेवल तक एंटीबॉडी लाके हो सकता है बॉडी फिर सुसुप्तावस्था में चली जाए। ये मान ले कि सिंगल चैलेंज हुआ। बूस्टर का मतलब, जैसे पहले टेलीविजन में बूस्टर लगाया जाता था, सिग्नल कम आ रहा है, सिग्नल को बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली वायरस का सिग्नल जब शरीर को कम मिल रहा तो उसी अंतराल पे 14 दिन से 28 दिन के बीच में दूसरी डोज लगा देते हैं। इसलिए कुछ कंपनी ने कहा बूस्टर डोज 21 दिन, किसी ने कहा 28 दिन। आपने दोबारा सिग्नल बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया बॉडी को, सेकंड वैक्सीन लगा। अब बॉडी समझ गई कि बार बार लगता है इस तरह का अटैक होगा हमारे ऊपर, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। तब एंटीबॉडी का स्तर पूरा बढ़ जाता है। तो पूरे ट्रायल के बाद ये निकला कि 2 डोज, पहला इंडक्शन डोज और दूसरा बूस्टर डोज, ये जरूरी है। उसी के बाद वैक्सीन कारगर मानी जाएगी। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि ये जो 28 दिन का आपने तय कर रखा है कि हमें बूस्टर डोज 28वें दिन देना है, मान लीजिए किसी का अगर ये दिन मिस हो जाता है, 28वां दिन के बजाय 30वां दिन या 31वां दिन या उससे भी ज़्यादा हो जाता, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं वैक्सीन में कंप्लायंस जितना अच्छा हो जी, प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी बनेगी। लेकिन 28 दिन का मतलब ये होता है कि इंसान 26 से 30 दिन के अंदर ले ले। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ रही थी उसी समय आपने चैलेंज दिया। ये चैलेंज स्पेसिफिक नहीं है कि 28 दिन पे ही होना चाहिए। 14 दिन के बाद एंटीबॉडी लेवल बढ़ने लगता है, 21 दिन के बाद एक डाउन स्लो होता है, उसी समय आपको बूस्टर देना है। वो बूस्टर कभी भी हो सकता है, 26वें दिन हो सकता है, 28वें दिन, 30वें दिन। अब क्यों 28वें दिन कहा जाता है? आमतौर पे हफ्ते में कैलकुलेशन की बात चलती है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता। तो पहले दिन को 0 मानते हैं और कहते हैं चौथे हफ्ते में, मतलब 28वां दिन वैक्सीन आपको लगेगा। तो चौथे हफ्ते अगर बोल के छोड़िए तो पता चला कि पहले लॉट का मरीज कुछ मतलब जो भी वैक्सीन के वॉलंटियर या लोग कुछ 26 दिन में दिन पहुंचेंगे, कुछ 27वें दिन पहुंचेंगे, कुछ 28वें दिन पहुंचेंगे, कुछ 29वें दिन पहुंचेंगे। तो मिक्सचर ऑफ लॉट ना हो। लेकिन अगर 2-4 दिन इधर उधर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल जी, मुझे लग रहा है आयुष, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। आयुष, मेरे ख्याल से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे अगले कॉलर हैं सर मुकेश, दिल्ली से। मुकेश जी। जी सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर अंशुमान कुमार से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से अभी भारत में कोरोना वैक्सीन का अच्छा वो 16 तारीख से शुरुआत होने जा रही है, इसमें जो अभी बीच में सुनने में आया कि राजनीतिक दलों में कि भ्रम फैलाया जा रहा था जनता में कि जी ये भाजपा की और ये इसकी है, तो क्या ये जनता के लिए ठीक रहेगा इस तरीके का भ्रम फैलाना? नहीं, मेरे ख्याल से आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं
मुकेश जी, मेरे ख्याल से सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, लेकिन हम आज वैज्ञानिकों द्वारा जो विकसित किया गया टीका उस पर बात कर रहे हैं और वैज्ञानिक ही बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके मन में जो आशंकाएं हैं शायद इस वजह से कि क्या कुछ, तो आप एश्योरेंस दे सकते हैं डॉक्टर साहब की कोई भी बिल्कुल इस भ्रामक स्थिति में मैं उसका दूसरा पहलू बता देता हूँ। देखिए कि राजनीतिक बात तो राजनेताओं से करें तो बेहतर होगा। जी। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा, आज भी विज्ञान पे ही भरोसा है। जी। इस तरह का सवालिया निशान उठाना, मैं सवालिया निशान इसलिए कह रहा हूँ, वैज्ञानिक और डॉक्टरों के ऊपर सवालिया निशान उठाना, और आपके कंट्री के डॉक्टर वैज्ञानिक आपके साथ इतनी मेहनत करके एक वैक्सीन का विकास करके लाए हैं, ये सवालिया निशान किसी राजनेता पे अपने उठा रहे हैं, अपने डॉक्टरों पे, अपने वैज्ञानिकों पे उठा रहे हैं। ऐसा ना करें, विज्ञान पे भरोसा रखिए, विज्ञान ही विकास का मार्ग है। विज्ञान पे भरोसा रखेंगे तभी कुछ होगा। राजनेता आज हैं, कल नहीं रहेंगे, नेता आएंगे, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, लेकिन विज्ञान रहेगा। विज्ञान पे भरोसा। सर, आपने बहुत सही कहा, ये जो शीघ्रता और प्रतिबद्धता दिखाई गई है वैज्ञानिकों की ओर से जी, और जिस तरह से डॉक्टरों ने भी दिन रात लगे रहे, तो सलाम करने लायक है काम। अगला कॉलर मेरे ख्याल से प्रियंका हैं। प्रियंका नोएडा से हैं। प्रियंका जी, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? प्रियंका जी से मेरा संपर्क लगता है टूट गया है। प्रियंका जी, हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर अंशुमान कुमार मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। हेलो, डॉक्टर जी बात कर रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर, टीके लगा लेने के बाद कितने दिनों तक सुरक्षा सुनिश्चित होती है? टीके लगाने के बाद मेरे ख्याल से प्रियंका जी का पूछना ये है कि कितने दिनों तक सुरक्षा मिलेगी टीके लगाने के बाद। इस पे अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसी चीज को कहते हैं इफेक्टिविटी। अभी तक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप हमें नहीं सुन पा रही हैं? जी, बहुत कम आ रही है उनकी आवाज। अच्छा, थोड़ी आवाज अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बेशक आ रही है, बताइए। टीके लगाने के बाद जो कंपनी अभी कह रही है कि 1 साल तक इसकी प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल 1 साल होने के बाद ही पता चलेगा कि प्रतिरोधक क्षमता कब तक रही। और 1 साल तक प्रतिरोधक क्षमता अगर रहती है, मतलब कारगर रहती है वैक्सीन, तभी हम मानते हैं कि वैक्सीन कारगर रही है। ये समय ही बताएगा। प्रियंका जी, आपको मेरे ख्याल से जवाब मिल गया? जी मिल गया। देखिए सर, कितने कॉलर्स तो आते जा रहे हैं, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ। जी। बहुत सारे कॉलर्स आपसे सवाल करना चाह रहे हैं और अच्छी बात है। कोई जयपुर से, कोई कहीं से, कोई किसी प्रदेश से पूछ रहा है और सबके मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं सर। और जो भ्रांतियों की बात हो रही है, आपने बहुत सही कहा कि विज्ञान के साथ हमें होना चाहिए, डॉक्टरों के साथ होना चाहिए। ये जो कोरोना का अभी हमने जो जिस स्पिरिट के साथ फेस किया कोरोना महामारी का काल, अब तो ये अंधेरा छटने वाला है सर, इस पर कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए मेडिकल हिस्ट्री में आज तक की फास्टेस्ट जो सबसे कम ड्यूरेशन में वैक्सीन डेवलप हुई थी वो मम्स की थी। आमतौर पे गलफुल्ली कहते हैं, जो गाल के बगल में सूजन हो जाती है। 4 साल लगे थे। कितने टाइम? अच्छा, उसमें भी 4 साल लगे। 4 साल लगे थे जी। तो हम ये अचंभित थे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन इसकी कोरोना की जल्दी से जल्दी डेवलप हो, क्योंकि मारक क्षमता इसकी बहुत ज्यादा थी। स्टार्ट जब हुआ था हमें लग रहा था 4 साल अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई वैक्सीन 10 से 12 साल आमतौर पे लेता है डेवलप होने में। कैसे होगा? लेकिन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते रहे, जो डॉक्टर कोरोना के लिए काम कर रहे तो उनसे पूरा इनपुट लेते रहे, किस तरह से पेशेंट का रिएक्शन आ रहा है, क्या आप लोग चेक कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे क्या समस्या आ रही है, स्टेरॉइड से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई एंटीबायोटिक एंटीवायरल कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इन सब डाटा को इकट्ठा करके वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके और इसको आज तक के मेडिकल हिस्ट्री में प्रीवियस सारे रिकॉर्ड तोड़ के और 1 साल से कम समय में टीका विकास किया है। बिल्कुल सही। उम्मीद यही करते हैं बस इसका लॉन्ग स्टैंडिंग एंटीबॉडी लेवल बन जाए तो ये एक मेडिकल रिकॉर्ड बनेगा। ये छोटी बात नहीं है। और उम्मीद भी यही होती है कि विज्ञान जब विकास करे तो प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़े और नया रिकॉर्ड बने। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर साहब पीयूष हैं गोरखपुर से। पीयूष, आप तक हमारी आवाज जा रही है? जी सर, नमस्कार, मैं पीयूष श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर, गोरखपुर। नमस्कार पीयूष जी, आप अपना सवाल पूछें। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या जो वैक्सीन बनी है उससे हमारे शरीर के ऊपर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है या नहीं? ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है। जी देखिए, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स सारे वैक्सीन में होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया।
इसमें भी छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं बता देता हूं, ध्यान से सुने क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते जी हैं। सर। कोई जरूरी नहीं कि हो ही। सर में दर्द हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता जी है, सर। सर्दी नजला हो सकता है, या मेलेज एक तकलीफ मैंने बताई जिसमें लगता है शरीर टूट रहा है, तबीयत अच्छी नहीं लग रही, बदन दर्द हो रहा है, लेकिन एक्चुअल देखेंगे तो आपको फीवर नहीं होगा। ये तकलीफ कॉमन है सभी वैक्सीन में, इसमें भी होगा। कुछ लोगों में हो रहा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अब देखिए कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो फीवर आया, ये वैक्सीन के कारण फीवर है, आपको वाकई कोरोना का संक्रमण हो गया, या वैक्सीन का कोई मेजर साइड इफेक्ट है। सबसे पहले ये फीवर 48 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। अच्छा, कभी भी बहुत तेज बुखार नहीं आएगा, 100-101 के बीच में मैक्सिमम जा सकता है। उसमें आप नॉर्मल पैरासिटामोल की गोली लेंगे, फीवर कम हो जाएगा। अगर 48 घंटे में फीवर उतर जाता है तो मतलब सिंपल वैक्सीन का माइल्ड साइड इफेक्ट है। जी जी जी। अगर वैक्सीन के लगने के 48 घंटे बाद भी फीवर परसिस्ट कर रहा है तो वैक्सीन रिलेटेड फीवर नहीं है। एक हो सकता है कॉमन कोल्ड, जो अभी कॉमन फ्लू चल रहा है, या हो सकता है अभी आपकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी, आपने कोरोना संक्रमण कहीं से एक्वायर कर लिया, जैसे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर का हुआ था, अनिल विज साहब का। जी जी जी। तो आपको क्या चेक करना चाहिए कि किन किन के संपर्क में आप आए हैं इन दिनों। आप चेक करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसको कहते हैं, रिवर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसको देखें और उनकी जांच भी कराएं और अपनी जांच भी कराएं। आपको हो सकता है कोरोना संक्रमण हुआ, तो इसलिए डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। पैनिक मोड में कभी नहीं जाना, कभी नहीं है। हाँ। अपने पास के डॉक्टर से संपर्क में रहें और जो भी है वैज्ञानिक सोच की तरह उसको सोचना है, ना कि पैनिक मोड में चले जाना है वैक्सीन का कुछ हो गया। आज मैं कह रहा हूं कि कोरोना से वह कम है, कोरोना वैक्सीन से ज्यादा। इसलिए कोरोना वैक्सीन से ना डरें, कोरोना से संक्रमण से डर रहे थे तब तो बात ठीक थी। अब वैक्सीन है तो अब डरने की जरूरत नहीं है, आगे आए और वैक्सीन लगवाएं। आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया पीयूष जी? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने का। मैं देख पा रहा हूं सिरसा से एक कॉलर हैं, आप अपना नाम बताइए। अब तक मेरी आवाज जा रही है? एक कॉलर हमारे सिरसा से जुड़ रहे थे, मैं देख रहा था, उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो सर बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग प्रदेशों से बात आ रही है कि किस तरह से साइड इफेक्ट होगा, किस तरह से बूस्टर डोज, बहुत लोग अच्छा क्वेश्चन ये है। सर ये जो आमतौर पर अब तो मान के चल रहे हैं लोग बाकी, अब कोरोना की वैक्सीन भी आ गई तो अब हमें प्रोटोकॉल का मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, इस बारे में भी कुछ अगर बता पाएं आप। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। देखिए, आपने सुना होगा कि कोरोना वैक्सीन कोई कह रहा है किसी कंपनी का 70% इफेक्टिव है, किसी का 72% इफेक्टिव है। जी। इसका मतलब क्या होता है समझना जरूरी है, तभी आप समझेंगे प्रोटोकॉल पालन करना है या नहीं करना है। सबसे पहले तो वैक्सीन लगने के पहले डोज के बाद आप मान लीजिए कि अभी आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, तो बूस्टर डोज लगने के बाद आपका प्रोटेक्शन लेवल आएगा। दूसरा, 70-72% जो बताया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 72% चांस है कि कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। दो ग्रुप बनाया जाता है, एक ग्रुप में प्लेसिबो दिया जाता है, मतलब वैक्सीन नहीं होता है, दूसरे ग्रुप में वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन देने वाले ग्रुप में हम चेक करते हैं कि कितने % केसेज में वैक्सीन देने के बाद भी संक्रमण हुआ। तो ये देखा जाता है 72% बच गए और बाकी में संक्रमण हुआ, जिनमें हुआ उनमें 100% संक्रमण हुआ, मतलब 28% में कोरोना के संक्रमण होगा। इसलिए क्या करना है आपको अभी फिलहाल इस प्रोटोकॉल का पालन करना है, सबके लिए जरूरी है। अनलेस कि आपका एंटीबॉडी टाइटर चेक कर लिया जाए और ये देख लिया जाए कि बूस्टर डोज के बाद प्रतिरोधक क्षमता आपकी बन चुकी है, तब आप जाइए। देख रहा हूं अंजलि भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार आपको। नमस्कार। डॉक्टर साहब से भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बहुत टाइम से आपका ये शो देख रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया साइंस का, जो इस तरीके के प्रोग्राम्स लाके आम जनमानस की बहुत सारी हेल्प कर रही है। मेरा ये सवाल ये है कि जैसे अधिकतर बीमारियों से बचने के लिए हम कई तरह के प्रिकॉशंस लेते हैं, टीके के तौर पर लगाते हैं। जैसे पोलियो हुआ तो पोलियो का टीका लगा लिया, मिजल्स हुए तो चिकन पॉक्स से बचने के लिए उसके टीके आ गए। तो क्या इन टीकों की गुणवत्ता में कोई अंतर होता है या फिर ये सभी टीके लगभग एक जैसे होते हैं? अच्छा, इनका प्रश्न है कि और बीमारियों का जो टीका बना है और कोरोना का टीका बना है, इसमें इसके बारे में जानना चाह रही हैं। देखिए, मैंने बताया एंड पॉइंट, एंड रिजल्ट टीके का एक ही है कि उस स्पेसिफिक बीमारी से या वायरस के संक्रमण से बचाना। पर्टिकुलर वायरस से, जैसे कोरोना का वायरस और किसी बीमारी के लिए काम नहीं करेगा। जैसे पोलियो का इन्होंने नाम लिया, मीजल्स का नाम लिया, या रुबेला है, मम्स है, जो भी है, उस पर्टिकुलर संक्रमण से ही बचाएगा टीका। कई एक अवधारणा अभी फैल रही है कि क्या भरोसा
कोरोना के वैक्सीन के नाम पे कहीं पोलियो का टीका न लगा दें, ये बिल्कुल अवधारणा है। ऐसा नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। कोरोना वेरिडी फैमिली अलग है, पोलियो वायरस की फैमिली अलग है। तो पोलियो वायरस का टीका सिर्फ पोलियो से ही बचाएगा, वही कोरोना वायरस का टीका सिर्फ कोरोना से बचाएगा। अच्छा, तो इस मेरे ख्याल से अंजलि जी आपको जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रश्नकाल से जुड़ने के लिए। स्वाति दिल्ली से आप अपना प्रश्न पूछिए। स्वाति, आप तक मेरी आवाज जा रही है? लग रहा है उनका संपर्क कट गया। स्वाति पूछना चाह रही थी कुछ सवाल दिल्ली से ही। तो सर, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि एक बीमारी है और उस बीमारी से, उस आतंकवादी से, जैसा आपने टर्म यूज किया, उससे जूझने के लिए उसी प्रकार का कुछ तैयार करना होता है, इसलिए किसी और पर ये इफेक्टिव नहीं होता। तो सर, ये जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के इतने सारे सवाल आ रहे हैं, जाहिर बात है इंडिया साइंस ने टेकअप किया है और सब इससे जुड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि इतना सारा लोगों के मन में प्रश्न चल रहा है, तभी हमारा ये कार्यक्रम प्रश्नकाल आया और आप जैसे विशेषज्ञों से सुन करके उनको राहत मिलती है। सर, ये जो अभियान चलेगा 16 जनवरी से, अब टीकाकरण शुरू हो गया है, होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि जैसे बहुत सारे कॉलर को पता भी होगा, लेकिन आप थोड़ा स्पष्ट कर दें कि क्या योजना क्या है। पहले चरण टीकाकरण जो शुरू हो रहा है, इसको चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने तैयार किया है जी। और पहले चरण में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और जो हेल्थ से रिलेटेड लोग जी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, जो भी हो, मतलब जिनका ज्यादा चांस रहता है कोरोना से संक्रमण होने का, मतलब उनके पास फ्रंटलाइन वर्कर। सिरसा से जो हमारे कॉलर जुड़े हुए थे, दीपक, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आप प्रश्न पूछिए दीपक। नमस्कार सर, मेरा सवाल है डॉक्टर से। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें भी कोरोना वैक्सीनेशन की जरूरत है? हाँ, बहुत वाजिब सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। अभी तक के रिकमेंडेशन से यही है कि टीकाकरण यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल होना है, मतलब सबको टीका लगना है जिन्होंने कोरोना संक्रमण, क्योंकि पहले ही चर्चा में, पहले भी इंडिया साइंस के चर्चा में मैं बता चुका हूँ, कोरोना संक्रमण में कई लोगों को देखा गया 30 से 40% लोगों में 2 महीने के बाद एंटीबॉडी का लेवल डाउन हो गया, मतलब दोबारा से संक्रमण होने की गुंजाइश हो गई। पहली बात। दूसरी बात कि कई अलग स्ट्रेन से, जिस स्ट्रेन से उनका संक्रमण हुआ था, दूसरे स्ट्रेन से उनका प्रोटेक्शन नहीं आया था। टीका जो बनाया गया है उसमें इस तरह से प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने की इम्यूनोजेनिसिटी पावर डाली गई है कि जिससे कई स्ट्रेन से भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अभी तक का रिकमेंडेशन यही है कि जिनको कोरोना का संक्रमण हो भी गया उनको भी टीका लगना है। तो ये आप बता रहे थे सर, आपको दीपक जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया? जी सर, जी धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ स्वाति फिर से जुड़ी है। स्वाति, आप प्रश्न पूछिए अपना। स्वाति दिल्ली से। जी स्वाति। जी डॉक्टर जी, मेरा सवाल ये है कि टीके लगवाने से पहले क्या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है? जी मेजर, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको किसी भी जांच की जरूरत नहीं होती। ओब्वियसली जो ऐप है या जो भी रजिस्ट्रेशन का तरीका है उसमें रजिस्टर्ड करना होगा। अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे मेजर सर्दी खांसी जुकाम या हार्ट की कोई तकलीफ, तो ये डिस्क्लोज करना है आपको जाके, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स से अगर जूझ रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना है, ताकि जो टीकाकरण की टीम है वो एक स्पेशल प्रिकॉशन उन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ले ले। उदाहरण के तौर पे किसी को हार्ट की तकलीफ है, हार्ट अटैक हो चुका है, हाइपरटेंशन है, बीपी, तो उसको पहले से एक तो मॉनिटर करेंगे और टीका लगने के बाद उनकी मॉनिटरिंग डिफरेंट होगी। तो इसलिए डिस्क्लोजर देना है, ये नहीं सोचना है तो कि आपको अगर कोई बीमारी चल रही है तो आप उसे छुपाएं नहीं, बिल्कुल बताना है। और अदरवाइज जो स्वस्थ लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन के तहत जब नंबर आता है जाके टीका लगवाएं, उनके लिए स्पेशल कोई भी जांच की जरूरत नहीं है। स्वाति जी, मुझे लग रहा है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रश्नकाल से जुड़ने के लिए। सर, प्रश्नों की तो लंबी फहरिस्त है, समय हमारा समाप्त होने जा रहा है और मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। प्रश्नकाल में आप जुड़े और इंडिया साइंस का ये प्रश्नकाल अभी लगातार हर हफ्ते जारी रहेगा। आप अपने प्रश्नों को पूछते रहिएगा, हमारे स्टूडियो में आएंगे विशेषज्ञ और वो उत्तर देते रहेंगे। इस कार्यक्रम में आज के इस प्रश्नकाल में आप हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये था हमारा प्रश्नकाल। आज का ये अंक आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और इंडिया साइंस पर विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखते रहिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।